हेलो एवरीवन, दिस इज नवदीप नारंग, योर इंग्लिश मेंटर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहता है। मान लो किसी ने इंग्लिश अभी सीखना शुरू करना है, तो उनके लिए जो डे वन का मैप रहेगा, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करना है। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किन किन चीजों पर आपने काम करना है ताकि आपका एक सेंटेंस करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। डे वन, ये स्टेप बाय स्टेप की सीरीज का डे वन है, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें इंग्लिश में क्या क्या चीजें हमारे पास रहनी चाहिए और हमें किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास रहता है अगर मैं पैटर्न तैयार करूं इसका। देखो, नॉर्मली हम समझते हैं, कई बच्चे क्या होता है कि उनको नॉर्मली पता होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं। आपने शायद नाम सुना हो चीजों का। अगर नहीं सुना तो आज मैं बताता हूं कि इनके साथ डील करने के लिए हमारे पास इजीएस्ट वे कौन सा है, कैसे हम समझ सकते हैं कि इन चीजों को हम सरल वे में, इजी वे में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आगे जाकर हमें ट्रांसलेशन में दिक्कत ना आए। देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? उसके लिए आपने देखना है कि इसमें करने वाला कौन है, काम कौन कर रहा है, किसके ऊपर जिम्मेवारी है। अब जिसके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोल देते हैं। कि मान लो मैंने बोला कि हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें करने वाले कौन है? हम। मैंने बोला कि वो स्कूल चला गया है, इसमें जिम्मेवारी किसके ऊपर है? वो मतलब कि वह, वो चला गया है, इसमें लड़का प्रतीत हो रहा है कि लड़का ही है, तो ऑब्वियसली हम इसको ही लिख सकते हैं। अब देखो, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूं, जैसे कि आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है, और प्लूरल फॉर्म में मतलब कि एक से ज्यादा कोई भी चीज हमारे पास है वो सब्जेक्ट्स मानी जाएगी। जैसे मैं कहूं कि चेयर्स हैं, रूम्स हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि रूम साफ नहीं है, अब रूम्स साफ नहीं है तो जिम्मेवारी अब रूम्स के ऊपर है। ये सिर्फ आपने समझना है इस चीज को, ऐसे नहीं मानना कि इस रूम में आप कोई काम कर रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर जिम्मेवारी है, उससे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इन चीजों में बदलाव नहीं आता। ये चीजें एज इट इज ही रहती हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है पूरी इंग्लिश में। जैसे मान लो, अभी सब्जेक्ट समझ लेते हैं पहले इजीली वे में कि क्या होता है। पहले जैसे मान लो मैं हूं, हम हैं, वे लोग हैं, तुम हो, ठीक है। ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें किसी भी जिम्मेवार चीज का या पर्सन का जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर वो सेंटेंस ही डिपेंड है सारा, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब कि डूअर, करने वाला, काम करने वाला। सॉरी, इसको सब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, इसको हम डूअर भी बोल सकते हैं। और मेरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो मैं इसको बोलता हूं कि जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, जिसने वो काम संभाला है, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि रूम साफ नहीं है, अब रूम के ऊपर जिम्मेवारी है, इसके अलावा कोई और हमारे पास किसी का भी दायित्व नहीं बनता है कि वो इसमें आके सेंटेंस को बना दे। नॉर्मल सी बात है कि रूम्स को रखा जाएगा आगे, मतलब जिसके ऊपर जिम्मेवारी हो। आप इसको इजी वे में समझ सकते हो जिम्मेवारी। अब जिम्मेवारी किन किन के ऊपर आ सकती है? जैसे आई, वी, दे, यू, प्लूरल। और ही मतलब वह एक लड़का, शी वो एक लड़की, ठीक है। ही है, शी है, या किसी का नेम है, पर्टिकुलर नेम ले लिया मैंने, जैसे मैं नाम ले लेता हूं रोहित, तो एक नेम आ गया। संजना एक नेम आ गया, जैसे नवदीप एक नेम आ गया। उसके बाद आता है इट। इट का मतलब है कि कोई किसी चीज के लिए यूज हो रहा है वो, जिसमें हम पर्सन का यूज नहीं कर रहे,
उसके अलावा किसका यूज कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर है, इसको मैं इट इज द मार्कर बोल सकता हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स सिंगुलर, मतलब कि सिंगुलर है वो एक चीजों के लिए, जैसे ही है, एक लड़का, शी है, एक लड़की, नेम किसी का सिंगुलर नहीं आएगा, इट वो एक चीज के लिए लगता है, ही शी नेम आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है। जब कुछ सिंगुलर थर्ड आ जाता है कई बार हमारे पास, और देखो नाम ही चल रहा है सिंगल का, तो सिंगुलर सिंगुलर थर्ड, जैसे मैं कहूं कि उसके पापा या उसके फादर, अब उसके फादर एक है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर मैं बोलूं कि उसके भाई दो हैं, अगर मैं उसका भाई बोलता तो हिज ब्रदर एक बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इसमें एस लगा दूं तो वो बन गया ब्रदर्स, तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। ये जो सभी चीजें हैं ना, ये कभी भी बदलती नहीं है, इनको सीखना नहीं होता है, इनको एक्सपीरियंस करो, आप समझो। जो भी आपके पास, कई बार बच्चों से सेंटेंस नहीं बन पाता, वो दिक्कत ये होती है कि उनको लगता है कि मुझे सारा कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें सीखने के लिए सिर्फ दो चीजें ही हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, और जिनका इंग्लिश ग्रामर में टाइम के साथ बदलाव होता रहता है, मतलब कि उनका रिप्लेसमेंट होता रहता है। वो आप बात सीखेंगे उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिलहाल सब्जेक्ट्स जो हैं वो है आई, वी, दे, यू, प्लूरल, ही, शी, नेम, इट, सिंगुलर थर्ड। सिंगुलर थर्ड मैंने समझाया कि जो तीसरा बंदा है एक है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सिंगुलर तो आई भी है, सिंगुलर तो यू भी है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, सॉरी, ये सिंगुलर थर्ड नहीं है, ये सिंगुलर फर्स्ट है, ये सिंगुलर सेकंड है। जैसे मान लो कि मैं हूं आई, मेरे सामने वाला बंदा है यू, अब दोनों मिलके या और कोई भी मिलके तीसरे एक पर्सन की बात करें, उसको बोलते हैं सिंगुलर थर्ड। मैंने कहा कि उसका भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने कहा, इसको कह रहा हूं मैं, किसी को भी कह सकता हूं, मैं तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, तो आई होता है पहला बंदा, यू होता है दूसरा सिंगुलर, मतलब दूसरा अकेला बंदा, और जो थर्ड होता है वो दूसरे। इसको मैं इजी वे में समझा रहा हूँ कि आपने सोचना है इसको, जब दो जने मिलके तीसरे एक की बात करें, वो सिंगुलर थर्ड की कैटेगरी में आएगा। ये चीज कभी भी बदलती नहीं, चाहे कोई भी सेंटेंस का सेंस बदलेगा। अब मान लो बदलती क्यों नहीं है, मैं ये समझाता हूँ। मैं कहूं कि उसके पास कार है, उसके पास कार थी, ठीक है। उसके पास कार है, उसके पास कार है, और उसके पास कार थी। अब इसमें आप देखो, इवन यहां तक भी सेंटेंस सेम है, हालांकि ये चीजें बदल जाती होती हैं। जैसे उसके पास एक कुत्ता है, ये चीजें बदलेगी ना, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा, ये सेम ही रहेगा, ये आता ही रहता है, मतलब इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझ लिया, सेंटेंस ट्रांसलेशन अपने आप। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है, अभी मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर मान लिया आपने सब्जेक्ट सीख लिए कि कोई भी जो काम कर रहा है उसके बारे में बताना है अपन, जैसे अभी मैं रब कर रहा था तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे बच्चे बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, वो मेरे को सुन रहे हैं अभी, तो दे आर लिसनिंग टू मी। आर यू लिसनिंग टू मी? वो कह रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। चलो उसके बाद हमारे पास जो चीज रहती है समझने वाली, वो रहता है कि आपने ना, देखो आपने सुना होगा कि यहाँ पे ना वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है बच्चे। हेल्पिंग वर्ब होती है और होती है मेन वर्ब। अब इनको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि अंडरस्टैंड जो हो जाए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब तो हमारे पास तीन ही रहती हैं, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर मैं समझूं इसका सेंस, वो है कि मैं करता हूं, किया, कर चुका हूं, कोई काम मैंने, देखो मालूम है कि डू, डिड, डन, जैसे मैं करता हूं, मैंने किया, हो चुका है। कई बच्चे इसको बोलते हैं कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। जो डन का मतलब होता है, जैसे मान लो तीसरे का मतलब होता है कंप्लीट। आपने कंप्लीट भी एक वर्ब है, आपने देखो कभी सुना देखा होगा कि कंप्लीट का सेकंड फॉर्म जो रहता है वो रहता है कंप्लीटेड, और थर्ड भी कहता है कंप्लीटेड,
मतलब कि इसको आसानी से समझने के लिए आपके पास रहता है कि काम पूरा है, जो कंप्लीटेड है, डन है, वो है तीसरा फॉर्म। अब इन मेन वर्ब का काम क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या रहता है, हमने इस पे आज समझते हैं इसको पहले कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपने सीखना क्या होता है, आपने हेल्पिंग वर्ब सीखनी होती है, फिर मेन वर्ब सीखनी होती है। इन दोनों का यूज सीखना होता है कि ये कैसे कंबाइंड वे में चलेगा। अब जो लास्ट में रह गया, जो भी चीज लास्ट में रह जाती है, जो भी रिमेन्स रहता है, ठीक है, जो भी रिमेनिंग्स रहेगी, और वो रिमेनिंग जो है ना, वो सेम ही रहती है, वो भी सभी के सेम ही रहती है। जैसे मैं कहूँ उसके पास कार थी, उसके पास कार है, अब कार सेम ही रह रही है। इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट चीज है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड मेन वर्ब है, फोर्थ जो चीज रहती है, कुछ भी बचता है वो ऑब्जेक्ट है। जो भी बच गया उसको हम सीखना थोड़ी, हमने उसको समझना। समझना भी क्या है, हमारे पास ऑलरेडी है। मैं कहूँ कि वो स्कूल जा रहा है, अब उसमें स्कूल जा रहा है, उसमें वो जा रहा है, तो मैं ही को पिक कर लूंगा, ठीक है। अब उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी चाहिए मेरे को, अब इज है, इज क्यों लगी, चलो प्रेजेंट का टेंस है, इज लग गया। अब उसके पास मेन वर्ब कौन सी है, फर्स्ट लगेगी, जा रहा है, प्रेजेंट का टेंस है, अब ही इज गोइंग, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो टू स्कूल लगा दूंगा मैं यहाँ पे। ये कोई सीखने वाली बात थोड़ी थी, मेरे को पता ही थी, ऑलरेडी पता था इसमें स्कूल आएगा। हाँ टू सीखा मैंने, चलो वो बात अलग है, टू का टू लग गया। प्रपोजिशन का वो सिलेबस अलग है, लेकिन इसमें क्या है कि अपने बेसिक सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखनी है तो आपको चार चीजों पे गौर करनी पड़ेगी। पहली है आपके सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स आपने सीखने नहीं है, सब्जेक्ट्स आपने समझने हैं, ना ही आपने ऑब्जेक्ट सीखने हैं। अब देखो सब्जेक्ट भी गया, और जो फोर्थ वाला है वो है ऑब्जेक्ट भी गया, ठीक है। आपने सीखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें एक्चुअली लिख देता हूँ, इसको मैं एमओ लिख देता हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब टेक्निकल लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे, हम सीखेंगे सिंपल लैंग्वेज। हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी, मेन वर्ब क्या है अभी, और इनको सीखना क्यों जरूरी है, इनको सीख कैसे सकते हैं, वही तो हम सोच रहे हैं ना। वही तो नहीं आती है हमें, हमें यही आती होती तो हम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं, ठीक है। सो इसको सीखने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। वो अब सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, समझाऊंगा नहीं आज, तो दिस लेक्चर विल गेट टू लॉन्ग, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो देखो हमारे पास है तरीका, जो मेन हमने सीखना है, पैटर्न वे, ट्रांसलेशन इन सिंपल वे, जिसके लिए आप यहाँ हो आज, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो चीज सीखते हैं। देखो मैंने इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है एक बार, थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। पहले चार चीजें थी हमारे पास ना। देखो क्या क्या था कि एक तो था कि सब्जेक्ट था हमारे पास, यू आई वी ले यू वाला, हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इनका अब कोई लेना देना नहीं है ट्रांसलेशन में। देखो वैसे लेना देना है, लेकिन समझने के लिए लेना देना नहीं है। कहीं आप बोलो कि बस ये यूज नहीं करते, ग्रामर यूज नहीं होगी, ग्रामर यूज होगी, आपने उसको अपने मतलब की ग्रामर में लिखना है। जैसे आप पंजाबी, हिंदी, जो भी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उसमें भी आप ग्रामर का यूज करते हैं, लेकिन अपने मतलब की ग्रामर को आपने सीख रखा है। वो कैसे सीखते हैं, वो अपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन से सीखता है, आप नहीं सोचते बोलने से पहले। क्यों, क्योंकि आपको इन दो चीजों की क्लैरिटी है। सबसे पहले आपको पता है कि टाइम कौन सा है, किस टाइम की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है। दूसरा आपको यह पता है कि टाइम के अंदर जिसने टाइम को शो करना है, अब टाइम को शो कौन करेगा, वो या तो हेल्पिंग वर्ब करेगी या मेन वर्ब करेगी, ठीक है। वो चीज क्लियर आपको होनी चाहिए। टाइम, मैंने बोला कि वो तो इंग्लिश सीख गया है, अब ये टाइम कौन सा है, आपको पहले टाइम की नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। उसमें क्या रहता है, मान लो अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो कौन सी करनी है, मेन वर्ब यूज करनी है तो कौन सी करनी है। अब इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन कैसे करें। कि अगर मान लो मैं कहूं कि मैं हूं एक डॉक्टर, जब मैं एक डॉक्टर हूं तो इतना तो मेरे को पता है कि मैं बना दूंगा कि आई एम अ डॉक्टर। लेकिन जब सेंटेंस आता है कि थोड़ा सा टिपिकल, जैसे मैं कहूं कि उनके पास पर्याप्त पैसा है। अब उनके पास पर्याप्त पैसा है
मैं यहाँ पे आर लगाऊं, हैव लगाऊं, अब जिसको नॉलेज है वो तो लगा देगा दे हैव इनफ मनी। लेकिन बात तो मेरी है ना, मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, बिगिनर हूँ, मेरे को क्या पता कि हैव क्यों आ गया, एम क्यों आ गया। वो चीज आप सीखते हैं आज। देखो जिसको टाइम की क्लैरिटी रहती है, टाइम में क्या रहता है हमारे पास, मैं छोटा सा आपको टेबल बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, इसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो उसके लिए क्या है, मान लो अगर आप पहला सेट सीखोगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया हुआ है, ये सभी को एक नंबरिंग दी हुई है, इज एम आर है, वाज वर है, ठीक है, ये दो है, हैव हैज बीन है, हैव है बीन है, और उसके बाद हमारा जो चौथा है वो है विल बी है, ठीक है। मैंने इसको नंबरिंग भी दे देता हूँ, 1 2 3 4। अब देखो मान लो आपने अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन करनी है, इसमें क्या है कि कोई काम नहीं आएगा, मतलब कि इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए एम भी है काम, कोई भी काम, और ये है हमारे लिए नंबर, जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे लिए है नंबर्स, 1 2 3 4, कौन सा नंबर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब काम एम बी मेन वर्ब हमारे लिए काम है, और ये जो है एच वी मैंने ट्रांसलेट सॉरी एच वी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स में, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो पहले में जो पहला सेट है, मतलब कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आप किसी भी सेंटेंस को बनाओगे, मान लो मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर होऊंगा, इसका मतलब है हूँ, इसका मतलब था, इसका मतलब रह चुका हूँ या हो चुका है, कोई भी काम पूरा है, और इसमें सॉरी काम तो नहीं है, इसमें टाइम पूरा है। मैं इसमें ज्यादा टाइम की बात नहीं करूँ, क्योंकि टाइम के जरिए ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। 4 है, 1 2 3 4, मैं हूँ, मैं था, मैं रह चुका हूँ, जहाँ कोई चीज है, कोई चीज थी, कोई चीज रह चुकी है, कोई चीज रहेगी। अब 4 टाइम आ गए हमारे पास, इसका जो चैप्टर क्लोज करते हैं यहीं पे, अब हम छेड़ते हैं इसको कि 4 टाइम है हमारे पास, मैं हूँ, मैं था, मैं रह चुका हूँ, मैं रहूंगा, ठीक है। इसको सिंपल वे में करूं, जैसे कि इट इज अ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है, ठीक है, इट इज अ हॉलीडे टुडे। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि ना तो ये बदलेगा, ना ये बदलेगा, ना ही ये बदलेगा, ठीक है, अब सभी चीजें सेम है। मतलब मैंने अभी इसी को आगे लेके जाना है। ये आपने अक्सर सेंटेंस अपने स्कूल में सुना होगा कि टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैसे बन गया सेंटेंस वो, अब मेरे को पता है था, रह चुका हूँ, रहूंगा, तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे जाना है अब कि टुमारो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है मेरी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ये लेक्चर ज्यादा लेंथ ना हो और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊँ, ठीक है, उसके लिए माफ कीजिएगा। इट इज अ हॉलीडे और इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो। देखो ये है डायरेक्ट ट्रांसलेशन का मेथड, आपने डायरेक्ट ही आ जाना है उसमें। अब मैं कहूँ कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, तो अब मेरे को पता है हो गए हैं मतलब कि काम पूरा है, तो इसमें थर्ड वाला लगेगा। आपने नंबर ही याद करने हैं, आपके पास आपने ग्रामर के रूल्स नहीं याद करने हैं। ग्रामर के रूल्स कहाँ याद करने बैठोगे आप, अब इज एम आर वाज वर हैव हैज बीन विल बी, ये हर बच्चा अगर 5th 6th 7th तक 8th तक या थर्ड में ही सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने भी इन चीजों से आपने गुजरे होंगे, लेकिन आपको पैटर्न नहीं पता उस चीज के कैसे बनाए एकदम से। अब मेरे पास सेंटेंस है कि 2 दिन हो गए, तो मैं सिंपली इसको नीचे उतार दूंगी, इट हैज बीन 2 डेज, इट हैज बीन 2 डेज, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ जो टाइम रूल है वो रहे। एक मैंने वीडियो में जिक्र भी किया था पीछे कि आपको टाइम की नॉलेज होनी चाहिए, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। लेकिन इसमें क्या है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन को सीखना कैसे है, ठीक है। अब ये चीज रहेगी आपके पास, ये 1 2 3 4 जितने भी आगे नंबर्स आते जाएंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे, चाहे 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में हटकर बात करूं तो आपको सीखना क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं सीखने हैं,
ऑब्जेक्ट नहीं सीखना है, हेल्पिंग वर्ब टाइम सीखना है और काम सीखना है। अब इसको मैं लिखता हूं टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन, कि टाइम कौन सा है, एक्शन कौन सा है। आज सिर्फ टाइम सिखाऊंगा मैं आपको, एक्शन टाइम प्लस एक्शन वो नेक्स्ट वीडियो मतलब सेकंड पार्ट में टाइम प्लस एक्शन भी आ जाएगा। फर्स्ट सेट में सिर्फ टाइम है। जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, अब बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं तो देयर आर अ नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल। मैंने इसको सेंटेंस बना दिया यहाँ पे देयर आर। देखो मेरे पास अगर कोई सेंटेंस कोई जिम्मेवारी लेने वाला इंसान नहीं है, जिम्मेवारी लेने वाली चीज नहीं है, ठीक है, तो जिम्मेवारी लेने वाली चीज यहाँ पर नहीं है तो मेरे पास इट या देयर रहते हैं। इनके अलावा ना इट और देयर, इन चीजों का मैं यूज करूंगा सेंटेंस बनाने के लिए। देयर आर, जैसे यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, अब यहाँ पर कहां पर नहीं पता तो देयर लगा दो चुपचाप। देयर आर अ नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल, ये चीज आपके पास रहेगी नॉर्मली सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको पास्ट में लेके जाऊं, फ्यूचर में लेके जाऊं, फोर्थ में लेके जाऊं, थर्ड में लेके जाऊं, सेकंड में लेके जाऊं, अब इसको मैं नॉर्मली चेंज कर दूंगा इससे। बहुत सारे लोग थे तो देयर वर अ नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल, कि बहुत सारे लोग थे, देयर वर अ नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल, ये सेकंड में चला गया। तो अगर मैं इसको फोर्थ में बनाना चाहता हूँ, देयर हैव बीन, हो चुके हैं, भी रह चुके हैं इस दुनिया में, भी आके चले गए हैं, या अभी भी हैं, तो आप देयर हैव बीन लगा दो इसको चेंज करके। मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि आपको ना तो इसको चेंज करना है, ना इसको चेंज करना है, ना इसको चेंज करना है। चेंज करना है आपने सिर्फ इसको, बीच वाले को। तो सीखना क्या है आपने, इनकी सेंस सीखनी, जो आप सीख ही रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास जो भी सेंटेंसेस रहते हैं आपने जो सीखा है, चाहे आप गलत लिखिएगा, कुछ सेंटेंसेस अपनी ओर से बनाकर कमेंट में टाइप कीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो उसके बाद जो इंग्लिश को बेसिक वे में और आगे चलाने के लिए क्या रहता है वो सीखते हैं। तो उसके बाद ना आपके पास जो चीज प्रैक्टिस के लिए रहनी चाहिए, मतलब आपने डे 1 से शुरू किया है, डे 1 की बात कर रहा हूँ। आपको सेंटेंसेस आते हैं नहीं आते हैं, आपको ग्रामर के रूल पता है नहीं पता है, तो अभी जो आप ग्रामर के रूल सीखोगे इस सीरीज में वो तो डायरेक्ट हैं, वो आप कभी भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। अगर आप इसको, हाँ एक बात और है, आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहोगे तो आसानी रहेगी देखने में बाद में क्या चीज मैंने लिखी थी, ठीक है। अदरवाइज आप भूलोगे नहीं अगर आप जानबूझकर बोलना नहीं चाहते थे। चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो कॉमन सेंटेंसेस आपने डे 1 से ही, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना कि चीजें रहती हैं, डे 1 से ही आपने बनाने लगने हैं, चाहे आपको आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आपने बनाना है। कॉमन सेंटेंस वैसे मान लो मैं चाय पी रहा हूँ तो आई एम टेकिंग टी, वो जा रहा है, वो बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं उससे पैसे उधार लूंगा तो आई विल बोरो सम मनी फ्रॉम हिम, ठीक है। अब देखो बोरो का शायद ना पता हो, जो भी चीजें अगर नहीं पता तो उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है। सेंटेंसेस के लिए अगर मैं मानूं कि वर्ड, अगर आपने कोई वर्ड ढूंढना है तो यू हैव अ नंबर ऑफ वेज, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, यू कैन गो जस्ट डिक्शनरी, यू हैव अ लॉट ऑफ वेज, लाइक आप डिक्शनरी वर्ड डिक्शनरी में जा सकते हो, आप हिंदी में टाइप करेंगे आपको वो वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग आएगा, ठीक है। वर्ड की दिक्कत नहीं है, वर्ड पावर अपनी मर्जी बढ़ा लो। कई बार क्या होता है कि हमें सेंटेंस का मतलब ही, वर्ड का मतलब ही नहीं पता, जैसे मैंने बोला कि मैं उससे पैसे उधार लूंगा, अब आपको उधार का मतलब नहीं पता, आप पूछ सकते हैं उसको जिसको ज्यादा इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, जाकर थोड़ा बहुत खुद सर्च कीजिए, आपको उसका जो वर्ड रहेगा मिल जाएगा। घर बैठे इंग्लिश सीखने के लिए इससे बेटर वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो मान लो आपने कोई वर्ड सीखना है तो आपने सर्च करना है, उसको आप सेंटेंस में बनाना है, टेक्निक में आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये है कि आपका जो हार्ड वर्क है स्टडिंग वो थोड़ा सा पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से इंग्लिश सीख जाएंगे। कॉमन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कम से कम डेली के 15 से 20 सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जिनको आप टंग में बिठा सकते हो। टंग मेमोरी यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें काम करती है, टंग मेमोरी तो आपकी होनी चाहिए ना। आप मान लो एक सेंटेंस को बोलते ही एक दिन में एक बार हो तो आपकी जो टंग मेमोरी बनेगी नहीं। टंग मेमोरी की बात फिर करेंगे कभी कि टंग मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। कॉमन सेंटेंसेस जब आप बोलने लग जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपने
उस चीज को समझना रहता है कि हम और क्या उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। देखो मैं इसको बताता हूँ, इसमें अभी क्या है कि काफी चीजें पड़ी हैं समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आगे से बता देता हूँ। ये डे वन पे बता रहा हूँ मैं सारा, डे वन से आपने स्टार्ट करना है। मान लो कि अभी आपने ये चीजें सीख ली, सेंटेंस आप बना रहे हो, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसमें काम हो रहा है, काम इसमें तो देखो लुक है। अब लुक भी तो देखना ना, एक काम हो गया ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट हिम, ठीक है, आई एम लुकिंग एट द बोर्ड, मैं बोर्ड की ओर देख रहा हूँ, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ, मैं बोर्ड के ऊपर देख रहा हूँ, मतलब बोर्ड पे देख रहा हूँ, काम हो गया, ठीक है। अब सॉरी, तो अब उसके बाद जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपने नॉलेज देनी है, इसको सीखने नहीं बैठ जाना कि आज सीखेंगे सब कुछ नहीं, सिर्फ आपको पता हो कि आगे जाकर इन चीजों का यूज आपने सीखना भी है, और स्टार्टिंग में भी आपने इसको ग्रास्प करना स्टार्ट कर देना है कि ताकि आपको पता हो कि आगे इस तरीके की इंग्लिश भी आए। मैंने लुक इसलिए लिखा है कि मैं आपको जो नेक्स्ट चीज है जो आपने सीखनी रहती है, आपने खुद सीखनी है वो, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा आपको ना चीजों। चलो आते हैं वापस इस टॉपिक पे ही, लुक देखना मान लो। अब मैं कहूं कि अगर मैं इसके साथ कोई और वर्ड ऐड कर दूं, जैसे मैंने लुक एट ऐड किया था, तो इसका मतलब बदल जाएगा। मतलब कि किसी एक पॉइंट की तरफ देखना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई एम लुकिंग एट द चेयर। अगर मान लो मैं लुक के साथ फॉर ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, लुक फॉर। लुक फॉर मतलब कि ढूंढना, कोई चीज हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। ये इनको बोलते हैं वैसे तो फ्रेजल वर्ब, पीवी, लेकिन आपने फ्रेजल वर्ब के नाम से चाहे इसको समझो ना समझो, लेकिन आपने इतना जरूर समझना है कि जब भी एक काम और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन पोजीशन लग जाती है, प्रेपोजिशन आपने सुनी होगी, प्रेपोजिशन की जगह मैं इसको बोल रहा हूँ कि कोई पोजीशन लग जाती है, जैसे ऑन मतलब कि ऊपर होता है, तो कोई भी एक पोजीशन ऐड हो गई काम के साथ साथ, उसका उसका एक नया मतलब निकल जाता है, उसका एक नया मतलब आ जाता है। जैसे कि आपने ना सुना होगा कि वियर, और वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है। उस तरीके से हमारे पास है पुट। अब पुट का मतलब है, अब पुट में अगर आप ऑन लगा देना, पुट ऑन का मतलब बन जाता है पहनना, पुट ऑन वियर बन जाता है कोई ज्वेलरी पहनना, कोई ड्रेस पहनना, ठीक है। तो जब आप एक काम के साथ कोई पोजिशनल वर्ड ऐड करते हो, प्रेपोजिशन मतलब पोजिशनल वर्ड ऐड करते हो, तो उसका मतलब ही बदल जाता है। अभी आप नए हो इस सीरीज में, इस लैंग्वेज के लिए, जहां आपके लिए ये लैंग्वेज नहीं है, तो आपको आज ही पता चल गया कि इसमें आगे जाकर ऐसी चीजें भी आएंगी, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि मैं आई केम अक्रॉस दिस वीडियो yesterday। अब देखो, आई केम अक्रॉस दिस वीडियो yesterday, ठीक है। अब केम कम काम है, जो केम कि काम क्या हुआ, केम आना, कम केम अक्रॉस मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड। ये फ्रेजल वर्ब के अंडर आ रही है, मतलब कि काम के साथ पोजिशनल वर्ड लग रहा है। अक्रॉस का होता है उस पार, पोजीशन बता दी ना, उस पार जाना, अक्रॉस, तो उस पार। अब इकट्ठे आ गए जब ये, तो इनका एक अलग मतलब है, उसका मतलब है टू फाइंड, कि ढूंढना, जब पता चल लग जाना, टू गेट टू नो अबाउट, जान जाना। आई केम अक्रॉस दिस वीडियो yesterday। तो ये चीजें भी आपको सीखनी आगे जाके रहेंगी। ये मैंने इसलिए बताई हैं ताकि आप प्रिपेयर हो कि इन चीजों के यूज से मेरे पास स्ट्रक्चरल जो इंग्लिश है वो अच्छी रहेगी। आपने कभी भी सेलिब्रिटीज को बोलते सुना होगा, अगर आप स्पीचेस सुनते हो, जब पढ़ते हो, ठीक है। अब जैसे एक पुट के साथ मैं और लेता हूं, पुट अप। अब पुट अप, अब अप एक पोजिशनल वर्ड है, अप ऊपर, ठीक है, पोजिशनल वर्ड। जैसे समझाने का तरीका है, अप डजंट हैव एनी मीनिंग, कि ऐसा कोई मीनिंग नहीं है इसका, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। पुट अप, पुट डाउन, डाउन नीचे है, अप ऊपर है, एक पोजिशनल वर्ड है। प्रेपोजिशन को मैं अपनी लैंग्वेज में पोजिशनल वर्ड लेके चलता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे।
अब पुट के साथ मैंने अगर अप लगा दिया, इसके दो मतलब हैं। एक तो कोई चीज को बनाना, जैसे मान लो मैं पिकनिक पे गया हूं, मैंने टेंट लगा दिया वहां, तो वो क्या किया मैंने, उसको मतलब बन गया कि पुट अप लगाना, कि आई पुट अप अ टेंट। ठीक है, मैंने पुट अप कर दिया वो टेंट को। एक होता है प्रेजेंट करना, शो करना, ये देखो भाई ये चीज है, मेरे को शो कर रहा है कोई, मेरे को प्रेजेंट कर रहा है कोई चीज, कुछ भी। जैसे मान लो मेरे पास किसी ने फाइल ला के रख दी, ये फाइल पढ़ी हो, इसको बताओ क्या करना है इसमें, तो मैं कहूंगा कि ही पुट अप अ फाइल बिफोर मी, सामने, ही पुट अप अ फाइल बिफोर मी, जब उसको प्रेजेंट करने के तरीके से किया गया, पुट अप प्रेजेंट कर रहा है कोई बंदा आपको कि ये देखो भाई ये चीज है, तो ही पुट अप अ फाइल बिफोर मी, उसने मेरे सामने फाइल पेश की। ठीक है, ये होगा, मतलब इन चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, देन आप आ जाएंगे लास्ट सेक्शन में, जो कि बेसिक में ही आता है। वो लोग उसको ऐसे एडवांस बोलते हैं, लेकिन मैं उसको बेसिक ही मानता हूँ, क्योंकि एडवांस में बहुत कुछ रहता है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी है, नॉलेज ही लेनी है, सीखने तो टाइम बाय टाइम आते रहेगा ना। सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी है आप, मतलब कि जिम्मेवार इंसान कौन है इसका। ठीक है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज आ जाएगी भाई आपको। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब को मैंने क्या दिया था, टाइम दिया था, कि टाइम के नाम से मैं इसको बोलूंगा भाई, आज के बाद इसको मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलूंगा। फिर भी एक बार रिकैप के लिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा समझते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, और क्या क्या कैसे कैसे चलेंगे। उसके बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, मतलब कि काम, ये काम क्या हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो रह गया वो होता है ऑब्जेक्ट, जिससे हमें सीखना वैसे नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप ही वो बच गया, रिमेनिंग है वो लग जाएगा। ठीक है, तो उनके बाद इन चीजों को, चारों चीजों को समझने के बाद फिर मैंने बताया था कि टाइम कौन कौन सा है। वो टाइम आपने नोट कर ही लिया होगा कि टाइम को ऐसे ऐसे चलेंगे हम। और उसके बाद आपने क्या सीखना रहता है उसके बाद कॉमन सेंटेंसेस है हमारे पास, तो आप कॉमन सेंटेंसेस की ओर जाओगे। जैसे मैंने कॉमन सेंटेंस को बताया है कि आप कॉमन सेंटेंसेस को समझो, कॉमन सेंटेंसेस को देखो। कॉमन सेंटेंसेस सीएस लिख दूं मैं यहाँ पे, समझ आ जाएगा ना। सीएस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉमन सेंटेंसेस। ठीक है, समझा रहा है ना आपको, क्लियर, गेट आउट। ठीक है, कॉमन सेंटेंसेस की और जाना है, आप ढूंढ लो कहीं ना कहीं से, और वर्ड नहीं मिला आपने वर्ड सर्च करना है। उसके बाद आपके पास है पीवी, मतलब फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या था, अब फ्रेजल वर्ब मतलब कि जहां पे काम है, एक्शन के साथ कुछ जुड़ जाए, एक्शन के साथ पोजिशनल वर्ड जब जुड़ गया तो वो एक नया रूप ले लेता है। जैसे मैंने बताया था कि पुटअप हो गया। चलो एक आसानी से समझते हैं इसको। जैसे गेट का मतलब पाना होता है, सभी को बताओ, गेट, गेट का मतलब होता है पाना, कोई चीज लेना, रिसीव करना। गेट, जैसे कि आई गॉट अ जॉब, मेरे को जॉब मिल गई। लेकिन अगर मैं इसमें लगा दूं गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद, इसका मतलब होता है किसी के साथ गुड रिलेशनशिप होना। अब आप बोलते हो ना कि मेरी तो भाई मेरे रिलेटिव से बनती ही नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई रिलेटिव्स। ठीक है, अब गेट का मतलब अकेला कुछ और है, उसके साथ पोजिशनल वर्ड्स आ जाते हैं, उसका मतलब कुछ और है। तो इस आसानी से आप, इस चीज से आप आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या चीज रहती है। ये आपने बेसिक में लेके आना है, इन स्ट्रक्चर्स को डेली बेस में बेसिक में लेके आओ। सब्जेक्ट्स को सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन है, कॉमन सेंटेंसेस है, फिर फ्रेजल वर्ब है। ये आपने डे 1 से सीखना शुरू करना है इंग्लिश में अगर फ्लुएंट होना है। ठीक है, सो आज के लिए, आज जो सीरीज का जो डे 1 है, इसको हम यहीं पे आज एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो लेसन अच्छा लगेगा, एंड आपने कुछ एक स्ट्रक्चर वे में सीखा होगा कि अगर आपने डे 1 से कुछ स्टार्ट करना है तो उनमें क्या क्या चीजें रहेंगी, और क्या क्या मुझे सीखना होगा, और क्या क्या मेहनत मेरी लगेगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट। Also, do subscribe our channel so that we can bring a lot more for you.